दैट इज सत्ता की साझेदारी। और मैं आपको इसमें शॉर्ट समरी प्रोवाइड करूँगी जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो फर्स्ट पॉइंट इज बेल्जियम। व्हाट इज बेल्जियम? मतलब बेल्जियम, आप सभी को पता है बेल्जियम क्या है, एक देश है, ठीक है, और यूरोप का एक छोटा देश है। क्या है ये? एक यूरोप का छोटा देश है। ओके, सो बेल्जियम की जनसंख्या जो है वो क्या है, 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि 1 करोड़ से क्या मान सकते हैं हम, थोड़ी ज़्यादा मान सकते हैं, ठीक है। और बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? वहाँ पे डच जो है वो 59% है, फ्रेंच जो है वो 40% है, और जो जर्मन है वो 1% है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको बार बोल देती हूँ, डच जो है वो 59% है, फ्रेंच जो है वो 40% है, और जो जर्मन है वो 1% है। बेल्जियम की जो राजधानी है वो क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ओके, और जहाँ फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक है, ठीक है, मतलब फ्रेंच बोलने वाले अत्यधिक हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कहाँ पे? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ओके, वहाँ पे क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है, ठीक है। बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड है। ओके, और अब है हमारा श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? ये एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। तो पहले इसको मैं पॉइंट को पढ़ाने से पहले एक और बात बता दूं, हम इस चैप्टर में 2 देशों के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, डेट इज श्रीलंका और हमारा बेल्जियम, ठीक है। तो जो श्रीलंका है, ठीक है, वो क्या है? एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर, जो है आप सभी को पता है हिंद महासागर, ठीक है, कि उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? नॉर्थन पार्ट में, ठीक है। श्रीलंका की जनसंख्या क्या है? 2 करोड़ है। श्रीलंका की संख्या 2 करोड़ है, और बेल्जियम की कितनी थी? 1.5 करोड़ थी, यानी कि मतलब 1.5 करोड़ हम मान सकते हैं, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। और श्रीलंका की जातीय बनावट कैसी है? यहाँ पे सिंगली है, तमिल है, ईसाई है और अन्य है। अब मैं आपको इनके परसेंटेज बता देती हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे, ठीक है। और जैसे कि श्रीलंका में जो सिंगली है वो है आपके 74%, तमिल जो है वो आपके 18%, और जो आपके ईसाई हैं वो है 7%, ठीक है, और जो आपके अन्य हैं वो है 1%, ठीक है। जो तमिल है अब श्रीलंका में, ठीक है ना, वो 2 तरीके के हैं, ठीक है। एक श्रीलंकाई तमिल है और एक है हिंदुस्तानी तमिल। और अब तक टोटल तमिल इसमें कितने हैं? 18% है, ठीक है। तो आपके जो श्रीलंकाई तमिल है उनमें 18% में एक 13% है, और जो श्रीलंकाई तमिल है वो आपकी 13% है, और जो हिंदुस्तानी तमिल है वो आपके है 5%, ठीक है। अब आता है आपका जो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनपुरा, ठीक है। उसकी जयवर्धनपुरा कोट्टे है, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि एक्चुअली कैपिटल्स आती रहती है, ठीक है, एग्जाम्स में। अब है आपका बेल्जियम की भाषाई समूह के मध्य तनाव, यानी कि इनके बीच में तनाव क्या है, क्योंकि अगर आप भी जानिए एक जगह पे 2 तरीके के लोग होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि सेम ना हो, मोस्टली लोगों के सेम नहीं रहते हैं। तो वैसे ही एक देश में जब 2 तरीके की भाषा बोलने वाले लोग होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी तनाव बढ़ेगा। तो उसी तनाव के बारे में हम बात करते हैं। जो बेल्जियम में भाषाई समूह के मध्य तनाव थे उनके बीच में, ठीक है। जो अल्पसंख्यक थे फ्रेंच भाषी, वो क्या थे? अधिक समृद्ध एवं विकसित थे, यानी कि अल्पसंख्यक जो कि फ्रेंच भाषी थे बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अल्पसंख्यक थे जहाँ पे फ्रेंच भाषी, यानी कि जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो वहाँ पे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा थे, और वो सबसे ज़्यादा समृद्ध थे और विकसित थे, यानी कि वो अच्छी तरीके से वो डेवलप्ड थे। बहुसंख्यक भाषी कमजोर, यानी कि जो बहुसंख्यक वहाँ पे कौन थे? वहाँ पे थे डच, जो कि क्या थे? बहुत ज़्यादा कमजोर थे और उनकी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो अच्छी नहीं थी और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बेल्जियम में भाषाई 1950 एवं 1960 के दशक में फ्रेंच और डच भाषी सम्राटों में तनाव बढ़ गया। 1950 और 1960 में के दशक में, ठीक है ना, इस टाइम पे क्या हुआ, जो फ्रेंच और डच भाषी के जो सम्राट थे उनके बीच में क्या हुआ, तनाव जो था वो ज़्यादा बढ़ गया, जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है। अब है आपका बेल्जियम की समझदारी। अब बेल्जियम ने क्या समझदारी दिखाई यहाँ पे, इतना जो तनाव बढ़ गया इसको कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो अब हम इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे, ओके। तो 1993 में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, यानी कि 4 चेंजेस लाए वो उन्होंने अपने किसमें, अपने संविधान में, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में।
केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को की समान संख्या होगी। उन्होंने बोला कि केंद्रीय सरकार जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें डच और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनकी जो क्या बोलते हैं मंत्रियों की जो संख्या है वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है ना वहाँ पे। और दोनों भाषी समूह की स्वीकृति में ही विशेष कानूनों को पारित किया जाएगा। यानी कि अगर दोनों ही उस पर वो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं कि हाँ ये सही है कानून, तो ही उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा, नहीं तो निर्णय नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये संशोधन किया। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया होगा, ठीक है ना, यानी कि दोनों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी कि समान वो आपके प्रतिनिधित्व दिए जाएंगे। और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, यानी कि केंद्र सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है, वो खुद ही क्या होगी, उसके पास फ्रीडम होगा, ठीक है। और सामुदायिक सरकार का गठन होगा, यानी कि समुदाय की सरकारें बनाई जाएंगी, ओके। तो अब आता है आपका श्रीलंका में सामाजिक तनाव। तो श्रीलंका में सामाजिक तनाव वहाँ पे कैसे बढ़े, क्योंकि वहाँ पे तमिल बोलने वाले ज़्यादा थे, ठीक है। वहाँ पे तमिल बोलने वाले थे, सिंघली थे, ईसाई थे और अन्य थे। तो अब यहाँ पे कैसे तनाव बढ़ा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंघली और तमिल के बीच में तनाव होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके बीच में तनाव के कारण थे बहुसंख्यक सिंघली समुदाय ने सन 1948 के बाद शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। यानी कि इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सिंघली थे उनकी वो कितने उनके परसेंट थे, 74% थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ज़्यादा होते हैं मेजोरिटी में, तो उनका क्या होता है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है, एज वेल एज वो मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपना शासन स्थापित कर दिया 1948 में। कहाँ पे, श्रीलंका में, सिंघलियों ने, ठीक है। 1956 में एक कानून के माध्यम से सिंघली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि सिंघली भाषा को फिर क्या किया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपना शासन अपने अंडर में सब कुछ कर दिया था, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं था, ठीक है, जो सही नहीं कर रहे थे वो लोग। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंघलियों का एकाधिकार था, यानी कि सिर्फ एक इन्हीं को अधिकार था, इन्हीं का अधिकार था, ठीक है, एकाधिकार था और किसी को अधिकार नहीं था, ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। तमिलों को बहुत से राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया, यानी कि जो इनके राजनीतिक अधिकार थे ना, इनको नहीं दिए गए, किसको, तमिलों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध में क्या हुआ, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनी। तो श्रीलंकाई जो तमिल थे उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की राजनीतिक पार्टियां बनाई। एंड इन्होंने अनेक क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग की, ठीक है। परस्पर टकराव के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए। अब जैसे पता चल रहा है मैंने जो आपको बातें बताई, इनमें क्या हो रहा है, इनका युद्ध शुरू हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हजारों लोग मर गए, ठीक है। गृह युद्ध के कारण श्रीलंका को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब भाई जब यहाँ पे युद्ध होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक का तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा ही, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्हें बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक, सामाजिक जो थी समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, इनको इनसे गुजरना पड़ा, तो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं था। तो अब यहाँ पे इन्होंने सत्ता की साझेदारी क्या है, ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूं। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का विभाजन, जिससे सभी लोगों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित हो सके, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी कि जितने भी विभिन्न सामाजिक समूह हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के जितने भी समूह हैं, उनमें सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है, सत्ता को बांट दिया जाता है, जिससे सभी लोगों को सत्ता की जो साझेदारी है वो सुनिश्चित हो सके, यही सत्ता की साझेदारी कहलाती है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, हमारी सत्ता की साझेदारी के जो विभिन्न रूप हैं उनमें हमारे आते हैं टोटल 3 आते हैं, ठीक है ना। पहला आता है सत्ता का क्षैतिज वितरण, दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण सामाजिक समूहों के मध्य। तो अब हम इसमें पहला पढ़ेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार का जो अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों का बंटवारा होता है। सभी अंग अपने अपने स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें सब अपने क्या करते हैं, अपनी अपनी जो उन्हें पावर्स दी जाती हैं उन सब का यूज करते हैं। और इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रित रखता है, यानी कि एक दूसरे पर नजर रखता है कि कौन, जैसे न्यायालय हो गया, ठीक है, जो भी होते हैं
तो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं कि हम वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही होता है क्षैतिज वितरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है क्या? ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न स्तरों पर बटी होती है। ठीक है, जैसे कि केंद्र हो गई, राज्य हो गई और स्थानीय हो गई। तो ये क्या हो गई, इसमें सत्ता जो होती है ना वो स्तरों पर बट्टी होती है। ठीक है, लेकिन जो क्षैतिज वितरण होता है इसमें जो अंग होते हैं ना वो सत्ता का बंटवारा करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये था। और इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण में आपका जो सरकार बटी हुई है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, इसमें उच्चतर और निम्नतर की सरकारें होती हैं, यानी कि उच्चतर और निम्नतर वाली सरकारें होती हैं। और इसमें निम्न स्तर उच्च स्तर के अधीन कार्य करता है, यानी कि जो निम्न स्तर है यानी कि जो कम है वो उच्च स्तर वाले लेवल पे जो सरकार होती है उसके अधीन जो है वो वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक समूहों के मध्य। ठीक है, तो विभिन्न सामाजिक समूह जैसे धार्मिक, भाषाई एवं सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता का बंटवारा किया जाता है। धार्मिक, भाषाई, सामाजिक समूहों के बीच। ठीक है, सत्ता का बंटवारा जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार ने किया था, वहाँ पे क्या था, डच और फ्रेंच के बंटवारा कर दिया गया था ना, वैसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सामाजिक समूहों के मध्य होता है। ठीक है, जो समूह होते हैं समाज के। ठीक है, भारत में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला है, यानी कि देखो पिछड़ी हुई जाति को हमारे भारत में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, तो यही चीज में बताएगी। अब आता है आपका दबाव के समूह के मध्य। ठीक है, दबाव के समूह के मध्य, तो सरकार के ऊपर दबाव बनकर महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लेने के लिए बाध्य करना। ठीक है, अपने अपने वर्गों के हितों को बढ़ावा देना, जैसे भारत में व्यापार। ठीक है, जो दबाव समूह होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी और पे दबाव डालते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए। ठीक है, तो ये होता है दबाव के समूह के मध्य। तो क्या करते हैं, अपने अपने वर्गों के हितों को क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं, वो दबाव डालते हैं सरकार पे, इसलिए वो दबाव समूह कहलाते हैं। ठीक है, जो भारत में व्यापार संघ है जो कि HMS, ठीक है, इसमें भी यही होता है। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, विभिन्न सामाजिक टकरावों से बचने के लिए। ठीक है, जितने भी जो विभिन्न सामाजिक जो टकराव हैं जिनसे बचने के लिए सत्ता की साझेदारी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो श्रीलंका जैसे हमारे भी भारत में आज बहुत सारे युद्ध हो गए होते। ठीक है ना, अभी क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और बात करें तो ठीक है ना, बहुत सारे हम ऐसे लड़ सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध राजनीति अस्थिरता को रोकने के लिए। ठीक है ना, देखो जैसे श्रीलंका में मैंने एग्जांपल पहले बता दिया आपको कि गृह युद्ध हुआ था राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए। ठीक है ना, वहाँ पे युद्ध हो गया था और वहाँ की इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गिर गई थी और वहाँ पे सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए थे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा उस युद्ध के बाद। लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सत्ता में अधिक से अधिक समूह को लोगों को भागीदार बनाता है, यानी कि जितने भी हो सके लोगों को क्या करता है, भागीदार बनाता है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी है अगर हम बात करें तो एक तरीके से लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा लोकतंत्र क्या है, यहाँ पे है। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।